हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि विज्ञान की नजरों से सुपरमैन की तरह उड़ने पर क्या होगा। मैं सुपरमैन के खिलाफ नहीं हूँ। बचपन में मेरा भी फेवरेट कैरेक्टर वही था और अब तो उसने चड्डी भी अंदर पहननी शुरू कर दी है। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, विज्ञान भेदभाव नहीं करता, तो वो सुपरमैन की तरह उड़ने में अड़ंगे तो लगाएगा ही। अगर कोई ऐसी सुपर पावर है जिसे मनुष्य ने हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किए हैं, तो वो है उड़ने की क्षमता। और जब ये पता लग गया कि शारीरिक रूप से उड़ने की सुपर पावर को हासिल नहीं किया जा सकता, तो मनुष्यों ने उड़ने के लिए सहारा लिया मशीनों का और बनाए हवाई जहाज। और अब तो जेट पैक भी अवेलेबल है। कितना अच्छा हो अगर आप सुपरमैन की तरह उड़ पाएं। उड़ते उड़ते दुनिया को देखें। उड़ते हुए दुनिया को देखने का मजा ही कुछ और होगा। सब लोग अपने स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में मोटरसाइकिल और कार से आएंगे और आप करोगे सुपर हीरो की तरह लैंडिंग। भाई साहब, अब छपेंगे मार्केट में आपके नाम के पर्चे और चारों तरफ होंगे आपके ही चर्चे। और एयरलाइन के टिकट हु नीड्स देम बड़ी। एयरलाइन की अब किसको जरूरत है। अब ये तो है उड़ने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये सारा ड्रामा देखकर विज्ञान के इरादे ठीक नहीं हैं। तो चलिए अब विज्ञान की भी सुन लेते हैं। और सच कहूँ तो विज्ञान का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप सुपरमैन की तरह उड़ने के बारे में सोचोगे भी। अब इस वीडियो के लिए हम ये मानकर चलेंगे कि आपके पास सुपर स्ट्रेंथ नहीं है, आपके पास बस फ्लाइट की सुपर पावर है, बोले तो उड़ने की सुपर पावर है। और हम इस चीज की डिटेल में भी नहीं जाएंगे कि उड़ने के लिए आप थ्रस्ट कहाँ से जनरेट कर रहे हो, क्योंकि अगर मैं उन चीजों को पकड़कर बैठ जाऊं तो मुझे नहीं लगता ये वीडियो कभी भी खत्म हो पाएगी। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपके पास उड़ने की पावर है और आप उड़ भी रहे हो। अब ऐसी स्थिति में विज्ञान आपके खिलाफ क्यों खड़ा है, चलिए उस पे बात करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, धरती के एटमॉस्फेयर की स्पेस के साथ कोई डायरेक्ट बाउंड्री नहीं है, पर अपने समझने के लिए हम धरती की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर कार्मेन लाइन तक एटमॉस्फेयर को मान लेते हैं। ये अंदाजा है, एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं होती है। तो जी अगर हम 100 किलोमीटर तक धरती के एटमॉस्फेयर की बाउंड्री को मान लें, तो यहाँ पर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि धरती का एटमॉस्फेयर यूनिफॉर्म तरीके से फैला हुआ नहीं है। उसकी डेंसिटी धरती की सतह के पास ज्यादा और ऊंचाई बढ़ने पर लगातार बहुत तेज गति से कम होती है। यानी धरती की सतह के पास तो आपको एटमॉस्फेयर घना मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे हवा हल्की होती ही चली जाएगी और ये डेंसिटी बहुत तेज रफ्तार से घटती है। तो आखिर उड़ने की सुपर पावर को लेकर हम कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं वो बताऊंगा बाद में। पहले उससे जरूरी चीजें जान लो। धरती का 80% एटमॉस्फेयर सतह से 10 किलोमीटर की दूरी के अंदर कंसंट्रेटेड है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा भाई साहब, 10 किलोमीटर के ऊपर और नीचे एयर डेंसिटी में बहुत बड़ा अंतर पैदा हो गया और ये एयर डेंसिटी ऑक्सीजन पर भी लागू होती है। मतलब 10 किलोमीटर के ऊपर सांस लेने लायक ऑक्सीजन तो ना मिलने वाली। अगर थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो 19 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारे शरीर को सिर्फ जिंदा रहने के लिए प्रेशर सूट की जरूरत पड़ती है। हाँ जी, बिल्कुल वही वाले एस्ट्रोनॉट टाइप वाले। और 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी स्कूबा डाइवर्स की तरह कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन 4 किलोमीटर से नीचे आप नॉर्मल हवा में सांस ले सकते हो। अब अगर इस सुपर पावर का इस्तेमाल करके आप माउंट एवरेस्ट के ऊपर से हवा में गुलाटियां लगाने का प्लान कर रहे हो, तो भूल कर भी ऐसा सोचना मत। ये तो आप ना कर पाओगे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की चोटी धरती से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो भैया बिना ऑक्सीजन के ये गुलाटियां तो आप ना मार पाओगे। अब जो भी मैंने यहाँ पर बताया ये सिर्फ सजेशन है। असल में ऐसा कोई प्रयोग किसी भी इंसान पर किया ही नहीं गया है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा ऊपर उड़ने के चक्कर में आप तुरंत बेहोश हो जाओ। चलो एक मजे की बात बताता हूँ। क्या आपको पता है कि हवाई जहाज में रैपिड डिकम्प्रेशन के समय ऐसा क्यों कहा जाता है कि सबसे पहले अपना मास्क पहनो और बाद में दूसरे की मदद करो। बोले तो अपनी जान बचाओ, बाद में दूसरे को बचाना। क्योंकि भैया अल्ट्रा थिन एयर में होश में रहने के लिए आपके पास कुछ मोमेंट ही होते हैं। उदाहरण के लिए 40,000 फुट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण आप 5 सेकंड में बेहोश हो जाओगे। और अगर आपने इस सुपर हाइट से एक सुपर क्रैश किया तो आपकी सुपर पावर वाली सुपर जिंदगी सुपर डुपर तरीके से खत्म हो जाएगी। अब दूसरा एल्टीट्यूड फैक्टर जो आपके उड़ने में अड़ंगा अटका रहा है वो है टेम्परेचर। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान भी घटता है। पर क्यों, यही बताऊंगा। अब अगर थोड़ी बहुत थर्मोडायनामिक्स की नॉलेज है तो आप ये जानते होंगे कि किसी सिस्टम के अंदर कितनी हीट एनर्जी होगी ये उस सिस्टम के मास पर निर्भर करती है। किसी सिस्टम में जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही ज्यादा हीट एनर्जी भी होगी। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ठीक उसी रेशो में मास पर यूनिट वॉल्यूम भी घटेगा। तो अब ऊंचाई के साथ साथ हीट एनर्जी भी घटेगी। यही है ऊंचाई पर एटमॉस्फेयर के ठंडे होने का कारण। अब आप ये बताइए कि इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपका कंफर्टेबल टेम्परेचर कितना होगा।
होगा जहाँ पर आप मजे से उड़ सको, क्योंकि भैया 10 किलोमीटर से पहले ही टेम्परेचर -50 डिग्री को छू जाएगा और इस टेम्परेचर से पहले ही सुसु भी जम जाएगा। अब अगर आप ऑक्सीजन की वजह से 4 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा सकते तो भाई साहब टेम्परेचर की वजह से आप 3 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा पाओगे, क्योंकि अगर आप इससे ऊपर गए तो ठंड में जम जाओगे। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि आप चाहे कितना भी ऊंचा उड़ना चाहो, विज्ञान आपको उड़ने ना देने वाला। कोई दिक्कत नहीं, 3 किलोमीटर भी कोई कम ऊंचा नहीं है। इस ऊंचाई पर भी काफी मजे किए जा सकते हैं। क्या सच में? अभी विज्ञान के पास और भी है बहुत कुछ बताने को। तो वापस चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स पर। मान लेते हैं कि आप 3 किलोमीटर से नीचे हवा में गुलाटियां लगा रहे हो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दो सिस्टम में टेम्परेचर डिफरेंस है तो हमेशा हीट फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होगा। अब क्योंकि 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर 20, 25 या 30 डिग्री तो नहीं होने वाला, तो इसका मतलब आपके शरीर से जो हवा टकराएगी उसका तापमान आपके शरीर से कम ही होगा। यानी आपके शरीर से टकराती हुई हवा का तापमान आपके स्किन टेम्परेचर से कम होगा। अब जैसे ही कोई ठंडी हवा का मॉलिक्यूल आपकी स्किन से टकराएगा तो आपकी स्किन एनर्जी लूज करेगी और वो मॉलिक्यूल एनर्जी को गेन करेगा। इसे कहते हैं कन्वेक्टिव कूलिंग। अब ये नॉर्मली जमीन पर खड़े खड़े भी होता है, लेकिन उड़ते हुए कन्वेक्टिव कूलिंग ज्यादा होगा, क्योंकि अब आपने अपने शरीर को हवा से टकराने के ज्यादा मौके दे दिए और जितनी तेज रफ्तार पर आप उड़ोगे उतनी ही ज्यादा कन्वेक्टिव कूलिंग होगी। इसी वजह से आपको हवा ठंडी महसूस होगी। अब अगर मान लें कि आप ताबड़तोड़ रफ्तार पर हवा में उड़ते हुए जा रहे हो तो अब आपको महसूस होगा विंड चिल, जिसके हिसाब से जितनी ज्यादा तेज रफ्तार होगी उतना ही ज्यादा आपको ठंडा महसूस होगा। अगर आप 100 किलोमीटर की रफ्तार पर भी जा रहे हो तो विंड चिल की वजह से 2 मिनट के अंदर ही आपको फ्रॉस्ट बाइट पकड़ लेगी। अगर ये सब भी आपको उड़ने से नहीं रोक पाया, कोई दिक्कत नहीं, हवा में आप अकेले तो उड़ नहीं रहे हो, यहाँ पक्षी और एयर ट्रैफिक आपको दोनों मिलेंगे और गलती से आप अगर किसी से टकरा गए तो ये आप पर ब्रेक लगाने के लिए काफी होगा। मान लेते हैं हवा में मस्ती करते हुए आपसे एक पक्षी टकरा गया, तो पहले ये देख लो कि एक पक्षी जहाज का क्या हाल कर सकता है और उसके बाद बाकी का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हो। ये है एक बर्ड के द्वारा प्लेन से टकराने पर जनरेट की गई फोर्स। अब अगर ये धातु से बने हुए एयरक्राफ्ट का ये हाल कर सकती हैं, तो जरा सोच कर देखिए कि अगर ये आपसे टकराई तो क्या होगा। अब इसके बाद नंबर आता है गवर्नमेंट का। मान लेते हैं आपको किसी ने उड़ते हुए देख लिया और अब उसने गवर्नमेंट को ये बता दिया कि भाई साहब एक आदमी हवा में गुलाटियां मार रहा है, उसके पास उड़ने की नई नई सुपर पावर आई है और वो बंदा उड़कर कहीं भी जा सकता है। तो इसके बाद आप धर लिए जाओगे और आप पर किए जाएंगे प्रयोग। पर 1% मान लेते हैं कि चाचा विधायक हैं आपके और किसी तरह से आप अपने ऊपर किए जाने वाले प्रयोगों से बच जाते हो, तो भाई साहब समाज और सरकार के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन तो आपको भी करना पड़ेगा। अब आपको चाहिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल का डाटा और मौसम की जानकारी, बोले तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डाटा भी, बोले तो कंप्लीट एयर स्पेस मैप। हाँ जी, एयर स्पेस का मैप भी होता है। और प्रतिबंधित जगहों के ऊपर से तो बिल्कुल भी मत उड़ना, नहीं तो जेल में डाल दिए जाओगे। अब इन सारी चीजों की जानकारी आपको क्यों चाहिए? अब उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आप इन सारी जानकारियों को साइड में रखकर उड़ने के बारे में सोच रहे हो, तो भाई साहब हवा में उड़ते हुए अगर गलती से राफेल एयरक्राफ्ट की कोई मिसाइल आपसे टकरा गई या आप किसी एयरक्राफ्ट से टकरा गए, तो भाई साहब उसके बाद भरे जाएंगे खर्चे के पर्चे अगर आप जिंदा बच गए। और अगर जिंदा नहीं बचे तब क्या ही करोगे ऐसी सुपर पावर का। इसलिए किसी सुपर पावर को हासिल करने से पहले एक बार विज्ञान से सलाह जरूर कर लेना, क्योंकि विज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता। अब एक आदमी ऐसा है जिसने विज्ञान से सलाह मशवरा करने के बाद उड़ने की सुपर पावर हासिल की है और वो है मार्वल कॉमिक्स का आयरन मैन, बोले तो अपना टोनी स्टार्क। अब आप में से बहुत सारे लोग मेरे से आयरन मैन के सूट के ऊपर भी वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो देखो भैया, आयरन मैन मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन अगर मैंने आयरन मैन के ऊपर वीडियो बनाई तो बहुत सारे लोगों का दिल टूट जाएगा। तो आयरन मैन को छोड़ दो, वो ऐसे ही ठीक है। तो क्या लगता है आपको, क्या बिना किसी और सुपर पावर के सिर्फ उड़ने की सुपर पावर क्या अभी भी आपके किसी काम की है? लिखो अपना जवाब कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।